स्वागत है आप सभी का अपना एमपी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी सेवा सप्ताह मना रही है। 7 दिन में बीजेपी 7 कार्यक्रमों को आयोजित करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान कर दिया है। सरकार कुपोषित बच्चों के लिए दूध का वितरण करेगी। कुपोषित बच्चों के लिए अंडा नहीं दूध दिया जाएगा, दूध का वितरण किया जाएगा। इस बात का ऐलान मुख्यमंत्री ने आज कर दिया। आपको बता दें कि आंगनबाड़ियों में अंडा बांटने की वकालत मंत्री इमरती देवी कर चुकी हैं। हालांकि उन्होंने कहा था कि यह जबरदस्ती नहीं होगा, जो अंडा नहीं खाते उनको फलों का वितरण भी किया जाएगा। लेकिन जो आदिवासी क्षेत्र है जहां पर बच्चे कुपोषित होते हैं वहां अंडा दिया जा सकता है। उस बात को लेकर उन्होंने यह भी कहा था कि वो मुख्यमंत्री तक बात भी पहुंचाएंगी। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अंडा नहीं दूध बांटा जाएगा। 17 तारीख को हमने तय किया है, पार्टी फल का वितरण करेगी और सरकार कुपोषित बच्चों के लिए दूध का वितरण करेगी। कुपोषण दूर करने के लिए अंडा नहीं दूध देने का अभियान प्रारंभ किया जाएगा। जितेंद्र हमारे सहयोगी से खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, 7 दिनों तक कार्यक्रम चलेंगे, सप्ताह मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर, और साथ ही में यह भी तय कर दिया गया। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अंडा नहीं दूध। इमरती देवी बार बार इसकी वकालत कर रही थी कि अंडा बांटा जाना चाहिए, अंडा बांटा जाना चाहिए आदिवासी इलाकों में, लेकिन यह तय कर लिया कि अंडा नहीं दूध दिया जाएगा। पार्टी फल बांटेगी, सरकार दूध बांटेगी। बिल्कुल, तो इस पर जो पूरी सियासत थी अंडे की, इस पर से कहीं ना कहीं अब सीएम शिवराज ने ही पर्दा हटा दिया और इस साफ तौर पर कह दिया गया है कि अब जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पर अंडे नहीं फल बांटे जाएंगे और दूध बांटे जाएंगे। और इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी कार्यालय में 7 दिनों तक एक तरह से उत्सव मनाया जाएगा और इस उत्सव के दौरान हर दिन एक नई एक्टिविटी आयोजित की जाएगी। एक दिन पौधरोपण का कार्यक्रम किया जाएगा, दूसरे दिन ब्लड डोनेशन, तीसरे दिन सफाई अभियान, और इस तरह से लोगों को जागृत करने के लिए लगातार जो कह सकते हैं मोदी प्रदर्शनी लगाई गई है, उसमें भी लोगों को बड़ी संख्या में बुलाया जा रहा है। तो एक सप्ताह तक बीजेपी कार्यालय में और पूरे देश भर के जो बीजेपी दफ्तर हैं, इन सारी जगह इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही अब आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर भी जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर संकेत दे दिए गए हैं, और इसके पहले इमरती देवी का जिस तरह से बयान आया था, तो कहीं ना कहीं अब स्थिति साफ हो चुकी है। स्थिति साफ हो चुकी है, लेकिन इस पर एक स्थिति और साफ होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री ने यह बात कही है, तो क्या इमरती देवी की तरफ से क्या इस पर कोई बयान आया है क्या? देखिए, चूंकि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कह चुके हैं, तो जाहिर सी बात है मंत्री उनकी बात को काट नहीं सकते। अब उनका रिएक्शन क्या होता है ये देखने वाली बात है। मगर अब अभी तक जो अधिकारी इस पूरी योजना में लगे थे, कहीं ना कहीं अब वो दूध और फलों की सप्लाई में लग जाएंगे। दूध और फलों की सप्लाई में लग जाएंगे। इसके अलावा 7 दिनों का जो कार्यक्रम है वो भी बता दीजिए कि 7 दिन क्या क्या होगा। बिल्कुल, बात करें तो जैसे आज से शुरुआत की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, इस पूरी एक्टिविटी के दौरान एक दिन पौधारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा और एक दूसरे दिन ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया जाएगा। तीसरे दिन सफाई अभियान में जो लोग हैं, नगर सेवक होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं मदद की जाएगी। और हर दिन 7 दिन तक की अलग अलग एक्टिविटी आयोजित की गई है। बच्चों को प्रेरित किया जाएगा, मोदी का जो जीवन परिचय है उससे लोगों को अवगत कराया जाएगा। 70वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक सप्ताह तक पूरे देश भर में इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बीजेपी ने तैयारी कर रखी है और हर जगह मोदी प्रदर्शनी लगाई गई है। उनके जीवन की जो झलकियां हैं उसको दिखाने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। तो सरकार कुपोषित बच्चों के लिए दूध का वितरण करेगी, अंडा नहीं दूध दिया जाएगा, पार्टी फलों का वितरण करेगी, ये बात कह दी गई मुख्यमंत्री के द्वारा साफ तौर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा के सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इसमें प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अगुवाई में यह बैठक हुई और इसमें प्रश्नकाल को लेकर भी चर्चा हुई। इस बैठक के बाद प्रोटेम स्पीकर ने बताया कि सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन सदन के पटल पर रखे गए सवालों का जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा का सत्र 1 दिन का होगा। इसके साथ ही
ऑनलाइन और एक्चुअल दोनों तरह के सत्र पर सरकार विचार कर रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सत्र के दौरान सदन पटल पर रखे गए सवालों के जवाब देने की मांग की। इसके साथ ही कमलनाथ ने 35 दिन बाद कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने का दावा कर दिया। हुई थी, ये दोनों दलों सबसे बातचीत हुई है और उसमें तय किया गया है सबके जवाब आएंगे। जो पटल पर जो चीज आ जाएगी वो सबके जवाब आएंगे। देखिए, हमने अभी सुनी है सब बातें, जहां कोविड की बात है, कोविड को ध्यान में रखते हुए जो संभव है, जो उचित है, हमने इस पर चर्चा करी है। केवल हम सहमत हैं बजट पर। बजट तो पास होना है, संवैधानिक आवश्यकता है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो हमारे सदस्यों ने प्रश्न दिए हैं, जो ध्यान आकर्षण दिया, इसका जवाब भी होए। सर, विधानसभा अध्यक्ष को लेकर सर, क्योंकि कई लोग कोरोना पॉजिटिव है, तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। अब विधानसभा अध्यक्ष तो 35 दिन बाद हम बनाएंगे। चलिए। इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 15 सीटों पर घोषित उम्मीदवारों को लेकर हो रहे विरोध के बीच पार्टी ने दूसरी सूची को लेकर मंथन तेज कर दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ 19 सितंबर को ग्वालियर से दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे और दूसरी सूची को फाइनल किया जाएगा। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी 22 सितंबर तक अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर देगी। वहीं कांग्रेस पार्टी की पहली सूची के विरोध पर प्रवक्ता सैयद जाफर ने कहा है कि पहली सूची को पार्टी के सर्वे रिपोर्ट के बाद पीसीसी चीफ की सहमति पर एआईसीसी ने जारी किया है। पार्टी हाईकमान ने ही प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई। वहीं कांग्रेस की सूची पर बीजेपी तंज कस रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रथम सूची में 15 प्रत्याशियों की घोषणा की है। यह प्रत्याशियों की घोषणा सर्वे के आधार पर, यह प्रत्याशियों की घोषणा स्थानीय स्तर पर कांग्रेस नेताओं से चर्चा करने के बाद प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी ने आलाकमान से सहमति के बाद की है। जल्द ही कमलनाथ जी का दिल्ली दौरा होगा और वहां पर बाकी शेष बचे हुए प्रत्याशियों पर चर्चा करने के बाद उनकी भी घोषणा जल्द कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के 15 प्रत्याशी जो कांग्रेस ने घोषित किए, उन सीटों पर लगातार कांग्रेस के ही कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। ये जो टिकाऊ का नारा लगाया करते थे, ये तो काम चलाऊ भी साबित नहीं हुए। चाइनीज प्रोडक्ट की तरह इनकी हालात देखने में उजागर हो रहे हैं और यही कारण है कि उनके कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री का तूफानी दौरा जारी है। इस क्रम में आज रायसेन के सांची के साथ ही छतरपुर के बड़ा मलेहरा के दौरे पर भी मुख्यमंत्री रहेंगे और बड़ा मलेहरा को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात की बात भी कही गई है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। कांग्रेस के विधायक गोवर्धन दांगी का निधन हो गया। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया था और यहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। आपको दरअसल बता दें कि कोरोना से पीड़ित होने के बाद मेदांता में उनका इलाज चल रहा था। वे ब्यावरा से विधायक थे। एयर एम्बुलेंस से उनकी पार्थिव देह को लाया जाएगा। उनके निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत मध्य प्रदेश के कई नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। ब्यावरा से हमारे विधायक साथी गोवर्धन दांगी जी अब हमारे बीच नहीं है। वो पहले भी अस्वस्थ थे, तब भी मेदांता अस्पताल उनको इलाज के लिए भेजा गया था और अब भी अस्वस्थ होने के कारण वो एडमिट हुए थे। बाद में दिल्ली में उनका इलाज करवाया जा रहा था। कोविड पॉजिटिव भी थे वो, लेकिन पहले से अस्वस्थ और बीमार थे। वो हमें छोड़कर चले गए हैं। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। वो एक समर्पित जनसेवक थे, लोकप्रिय नेता थे और अस्वस्थता की स्थिति में भी उनके क्षेत्र के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम। परिजनों को, अनुयायियों को
भगवान ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। साथियों में कि कितनी लापरवाही और कितना गलत इलाज यहाँ हो रहा था। दिल्ली में मेदांता में उन्होंने पूरा प्रयास किया। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बड़ा एक समाज सेवक थे, बहुत सरल स्वभाव के, सीधे साधे व्यक्ति थे। इस प्रकार के व्यक्ति इस प्रकार से जन बदलूदी हमारे आज की राजनीति में बहुत कम है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वर्चुअल तरीके से बैठक होनी चाहिए जो सत्र शुरू होगा। और शिवराज कैबिनेट की बैठक जो होने वाली थी वो शुरू हो गई है। 12 से ज्यादा अहम प्रस्तावों पर इसमें चर्चा होगी और ये बैठक जो है वर्चुअल ये बैठक रखी गई है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हो रही है। इसमें तमाम मंत्री जुड़े हुए हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि इसमें कई प्रस्ताव आज रखे जाने हैं। मंगलवार का दिन कैबिनेट की बैठक के लिए नियत दिन है, तय दिन है और आज ये बैठक जो है ये कुछ ही देर पहले शुरू हो चुकी है। शिवराज कैबिनेट की ये बैठक और ये बैठक जो है ये बीती कुछ बैठकें जिस तरीके से वर्चुअली हुई हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई हैं, उसी प्रकार से ये बैठक भी कोरोना काल में की जा रही है। अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनुराग से जानते हैं कौन कौन से प्रस्ताव इसमें बैठक में लाए गए हैं। अनुराग, क्या जानकारी? देखिए, अभी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम मंत्री जुटे थे और सबसे पहले जो गोवर्धन दास जी हैं विधायक, उनके निधन पर शोक कैबिनेट की बैठक में दी गई। इसके अलावा 17 सितंबर को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है उस के उपलक्ष्य में जो सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, उन कार्यक्रमों को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई है। पार्टी ने, सरकार ने तय किया है कि कल से जो है पात्रता पर्ची वितरण का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसको लेकर जो है 36 लाख से ज्यादा गरीबों को और जरूरतमंदों को जो है मुफ्त में अनाज देने का काम किया जाएगा, जिसके लिए तमाम मंत्री विधायक जुटेंगे। 2536 जो राशन दुकानें हैं वहां पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो कई अहम फैसले भी आज की कैबिनेट की बैठक में हुए। सिंचाई परियोजना से जुड़े हुए प्रस्ताव को मंजूरी मिली और इसके अलावा कई बड़े फैसले भी आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अनुराग। तो कई अहम प्रस्ताव इसमें रखे गए हैं और इस पर फैसले भी लिए गए। कुछ ही देर पहले ये बैठक जो है ये समाप्त हो गई। अनुराग हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक थी और इसमें कई प्रस्ताव रखे गए। बैठक वर्चुअली बैठक की गई क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना काल में ये बैठक चल रही थी और इसमें फैसले लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। उज्जैन से अगली खबर आपको बता दें। लोकायुक्त ने आज एक बार फिर से काली कमाई करने वाले धन कुबेर पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापे की कार्रवाई की है। और उज्जैन लोकायुक्त निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने बताया कि कुलदीप धनसुख 2004 में पंचायत सचिव के पद पर नौकरी पे थे। इसके बाद वो नगरीय प्रशासन में राजस्व विभाग के सीएमओ तक पहुंच गए। 12 साल का इनका यह कार्यकाल था और कुल 16 साल की नौकरी इन्होंने की है और इसमें कुलदीप ने जमकर काली कमाई की। अब तक कुलदीप की कुल आय 30 लाख रुपए होनी चाहिए थी, लेकिन इसके एवज में इनके पास 3 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति का पता अभी तक चला है। कार्रवाई अभी भी जारी है और संपत्ति बढ़ सकती है। आज सुबह लोकायुक्त ने बड़नगर, माकड़ोन और उज्जैन के शिवांश पैराडाइज में कार्रवाई की। कार्रवाई में लोकायुक्त को 4 लाख रुपए कैश, सोने चांदी के जेवरात समेत 3 एकड़ जमीन की जानकारी लगी। इतना ही नहीं, बड़नगर में 1 मकान के साथ ही उज्जैन में 2 मकान और इन 16 साल की नौकरी के दौरान खड़े कर दिए गए। उज्जैन में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के साथ ही माकड़ौन में भी 1 मकान के बारे में भी पता चला है। 2 लग्जरी कार हैं इनके पास, 2 टू व्हीलर समेत अन्य दस्तावेज मिले हैं और अभी भी छानबीन चल रही है। कार्रवाई हुई है, किसके ऊपर हुई है और क्या कुछ? कुलदीप किंसुक हैं जो नगर पालिका अधिकारी बड़नगर हैं। इनके विरुद्ध जून 2020 में लोकायुक्त महोदय भोपाल में एक शिकायत हुई कि इन्होंने अनुपातहीन संपत्ति बना रखी है। इस पर से सत्यापन निरीक्षक राजेंद्र वर्मा द्वारा किया गया। उसमें ये पाया गया कि इन्होंने अपनी 16 साल के लगभग की जॉब में करीबन 30 लाख रुपए वेतन से इनकी आय हुई। इसके अगेंस्ट इन्होंने करीबन 1 मकान जो इन्होंने मकरोन में बना रखा भव्य, और इसके अलावा 2 गाड़ियां हैं, एक्सयूवी, एक होंडा वीआरवी और एक क्रेटा है, 2 स्कूटी, 2 मोटरसाइकिल। इसके अलावा 3.5 एकड़ के लगभग की जमीन इनकी प्राप्त हुई है।
होना पता चला। एक इनका जो कमर्शियल परमिशन इन्होंने ले रखी है, उज्जैन जो रेलवे स्टेशन है उसके सामने एक रूम है और वहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन कमर्शियल होटल बनाने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा इनका सिवांश पैराडाइज में एक डुप्लेक्स मकान है और इसके अलावा इनकी कई नकदी और ज्वेलरी अभी छापे पर मिली हुई है। तो अभी कार्रवाई तीनों जगह पर जारी है और इनके विरुद्ध करीबन 3 करोड़ के लगभग की अघोषित इनकी अनुपातहीन संपत्ति होना पता चली है और अभी कार्रवाई जारी है। सर, ये जो कैश की बात आ रही है, अब तक कुछ कैश का कुछ पता चल पाया कितने कैश अभी माकड़ोन में उनका मिला है जिसकी काउंटिंग हो रही है, प्लस ज्वेलरी भी है जिसका मूल्यांकन कराया जा रहा है और अभी कार्रवाई जारी है, इसलिए इनिशियल स्टेज पर है तो अभी एकदम से गणना नहीं बताई जा सकती। सर, ये पता पड़ पाया कि पहले पंचायत सचिव के पद पे ये नियुक्त हुए थे, उसके बाद सीएम उज्जैन में एक बार फिर काली कमाई से कमाने वाले जो है भ्रष्ट अधिकारी का खुलासा लोकायुक्त पुलिस ने किया और आज छापेमारी की कार्रवाई 3 जगह हुई है, जिसमें उज्जैन का एक घर है। आप देख सकते हैं कि पैराडाइज जो है यहाँ पर बताया जा रहा है, शिवांश पैराडाइज का ये एक घर है जहाँ पर लोकायुक्त की टीम खड़ी हुई है। फिलहाल यहाँ पर उज्जैन में कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा बड़नगर और माकड़ोन की भी बात सामने आई है, जहाँ पर खासा कैश, तकरीबन 3 लाख से अधिक रुपए का कैश और बड़ी मात्रा में जेवरात यहाँ पर मिलने की बात कही है। अगर अधिकारियों की माने तो, लोकायुक्त की माने तो तमाम तकरीबन 21 बीघा जमीन के अलावा 2 बड़ी कारें, 2 4 व्हीलर, 4 मकान के अलावा उज्जैन में भी एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स मिलने की बात लोकायुक्त पुलिस ने की है। फिलहाल अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बड़ी कार्रवाई हुई है, कितना कुछ मिला है और क्या कुछ खास है? अभी तक की इनकी जो 30 लाख रुपए तो इनकी वेतन से आए हुई है 16 साल की जॉब में, और इसके अगेंस्ट में अभी प्रॉपर्टी जो अचल संपत्ति करीबन 3 करोड़ के समथिंग की इनकी ज्ञात हुई है और अभी बाकी ज्वेलरी और कैश और LIC और बैंकों का आकलन किया जा रहा है और अभी तीनों जगह पर कार्रवाई जारी है। उसके बाद ही गणना करने के बाद बता पाएंगे कि कितनी प्रॉपर्टी मिली है। इन्होंने अपने दोस्त के नाम पे भी कई प्रॉपर्टी बनाई है। इनके फादर जो हाकर थे, जो माकड़ोन में हाकर थे, वहाँ इनके 2 मकान हैं जो इन्होंने पैतृक मकान को तोड़कर भव्य बनाए हैं और जो पिछले 4-5 साल में ही इन्होंने ये दोनों मकान बनाए हैं। इस तरह से इनके मदर फादर की कोई ऐसी पैतृक संपत्ति नहीं थी। जो देखा जाए कि इन्होंने ही, इनके इनिशियल स्टेज पर यही पाया गया कि जो CMO कुलदीप किंसुक हैं, उन्हीं ने अपना जो पैसा है वो वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। इसके अलावा जो इनकी कृषि भूमि जो क्रय की हुई है वो भी इनकी अभी 3-4 साल में ही खरीदी हुई है और अपने मदर और फादर के नाम पर क्रय की हुई है। तो जब इनके मदर और फादर के कोई आय का सोर्स नहीं है तो इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट कुलदीप का ही है। तो देखिए, लगातार जो है अधिकारी अभी फिलहाल ये छापेमारी की कार्रवाई में लगे हुए हैं और बताया जा रहा है कि देर शाम तक ये कार्रवाई चलेगी और इसमें और भी संपत्तियों का पता लगने की बात जो है लोकायुक्त पुलिस कर रही है। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। के बाद आपका स्वागत है। मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया। येलो कैटेगरी का यह अलर्ट है और 6 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। 7 संभागों के जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। कौन कौन से जिले हैं? रायसेन, बैतूल, हरदा, धार, खंडवा और खरगोन, इन जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर, भोपाल, इंदौर और होशंगाबाद संभाग के लिए अलर्ट जारी किया गया। रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर और आगर में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी MY अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल के पोस्टमार्टम रूम में स्ट्रेचर पर 1 महीने से एक लावारिस लाश डिकम्पोज होकर कंकाल में तब्दील हो गई, लेकिन जिम्मेदारों ने इसकी सुध नहीं ली। शव से दुर्गंध आने के बाद मामला सामने आया। जिम्मेदारों ने अज्ञात शव को न तो डीप फ्रीजर में रखा और न ही इतने दिनों में उसका अंतिम संस्कार कराया। प्रबंधन की घोर लापरवाही के चलते इतने दिनों तक शव की दुर्दशा होती रही और जिम्मेदार मुंह पर ताला जड़े रहे। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विकास, बड़ा हैरान कर देने वाला मामला, अब क्या कहा जा रहा है अस्पताल प्रबंधन की तरफ से? बिल्कुल, वाकई में हैरान और परेशान करने वाले ये दृश्य हैं, लेकिन जैसे ही ये दृश्य मीडिया के पास पहुंचे उसके बाद खलबली मचने के बाद जिम्मेदारों ने अपना बयान देना उचित समझा। हालांकि ये जब मीडिया के पास तक मामला पहुंचा उससे पहले अस्पताल प्रबंधन को इस पर संज्ञान लेकर कार्यवाही कर देना चाहिए थी, लेकिन अब जो है अस्पताल प्रबंधन या MY अधीक्षक के मुताबिक
ये 10 दिन पुराना ये सब बताया जा रहा है। हालांकि उसे फ्रीजर में इसलिए नहीं रख पाए क्योंकि उनके पास ना फ्रीजर पर्याप्त नहीं है। अब MIS अधीक्षक के मुताबिक जो शव है उनकी तादाद ज्यादा थी क्योंकि ये शव लावारिस था। उसे 1 हफ्ते के आसपास में रखना ही होता है, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। बहरहाल यदि ये आवश्यक था कि ये शव का अंतिम संस्कार जल्द नहीं होना था तो बेहद आवश्यक था कि उसे फ्रीजर में रखा जाना चाहिए था। लेकिन ये बदहाली देखने को मिली MIS अस्पताल में पोस्टमार्टम रूम में कि वहाँ एक शव जो है वो पड़े पड़े स्ट्रेचर पर ही कंकाल के तौर पर तब्दील हो गया। और अब जो पहले से ही अज्ञात था उसकी अब क्या ज्ञात होगा, क्या उसके बारे में जांच हो पाएगी, क्या उस पर पड़ताल हो पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कुल मिला के MIS अधीक्षक ने जरूर चेतना के साथ में ये जरूर कहा है कि जल्द इस मामले में नोटिस जारी किए गए हैं कि आखिर वो कैसे ये सब इतने समय से खुले में पड़ा हुआ था, और यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई का उन्होंने जल्द कार्रवाई करने का दावा उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये विषय पूरा उनके संज्ञान में रहा होगा, यही वजह है कि अब मीडिया के हस्तक्षेप के बाद में उन्होंने अपना बयान जारी किया है। वाकई में बहुत हैरान कर देने वाली ये तस्वीर है, और इतनी असंवेदनशीलता कैसे हो सकती है। पोस्टमार्टम रूम में एक शव पड़े पड़े सड़ जाता है, कंकाल में तब्दील हो जाता है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसा क्या संभव है? ऐसा कतई नहीं संभव है। अब कार्रवाई, दोषी ढूंढना, कार्रवाई करना, वो रटी रटाई बातें जरूर कही जा रही हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। रतलाम से खबर आपको बता रहे हैं, सड़क बनाने वाली कंपनी के कर्मचारियों से मारपीट की गई है। कंपनी के 2 कर्मचारी इसमें घायल हो गए। जिला अस्पताल में इनको भर्ती तक करवाना पड़ा है। शिवगढ़ गांव के ग्रामीणों पर मारपीट का आरोप लगा है। हाईवे का शिवगढ़ गांव के लोग विरोध कर रहे थे, और यहां पर जब कर्मचारी पहुंचे तो उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई, और इतनी बुरी तरह से पीटा है कि इनको अस्पताल में भर्ती करने की, जिला अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ गई है। ये कर्मचारी जो हैं ये सड़क बनाने वाली कंपनी के कर्मचारी है, और इनको ग्रामीणों ने बुरी तरह से पीटा। आगे बढ़ते हैं। अशोकनगर विधानसभा के पिपरिया राय गांव में लोगों ने बुनियादी सुविधाओं के अभाव में मतदान न करने का फैसला कर लिया। गांव की आबादी करीब 1000 की है, और सड़क के नाम पर एक खस्ता हाल सड़क है। इस पर चलना मौत को दावत देने जैसा है। ये आप देख सकते हैं, ये सड़क है, लग नहीं रही है। बिजली भी गांव वालों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। 6 साल से गांव में सरकारी लाइट नहीं, और खुद किराए पर लाइट लेकर ये लोग काम चलाते हैं। हालांकि बिल जरूर हर महीने तय समय पर आ जाता है ग्रामीणों के पास। सरकार के द्वारा किसान के हित की घोषणाएं भी सिर्फ वादों तक हैं। कई बार के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने फैसला लिया कि इस बार कोई भी जनप्रतिनिधि वोट मांगने आएगा तो एक ही जवाब रहेगा कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। यूपीआई लिंक भेजकर ठगी करने वालों पर लगाम लगाते हुए इंदौर क्राइम ब्रांच ने अलग अलग खातों में 3 लाख से अधिक की ठगी की राशि वापस करवाई है। दरअसल ठगी की कई शिकायतें क्राइम ब्रांच को बीते दिनों में मिली। इस पर कार्रवाई करते हुए ठगी की लगभग 3,40,000 रुपए की रकम उन्हीं के खातों में वापस कराई गई। इसके साथ ही ठगी की नीयत से बनाई गई 350 फेक प्रोफाइल भी बंद करवाई गई है। इधर रीवा के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के छंदई गांव से 2015 में गायब हुए युवक को माना जा रहा है कि पाकिस्तान रिहा करने वाला है। आपको बताएं कि अनिल साकेत 3 जनवरी 2015 को घर से लापता हुआ था। परिजनों ने तब नईगढ़ी थाने में 10 जनवरी को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कई बार थाने गए, पुलिस से ढूंढने को कहा, उसका कुछ पता नहीं चल पाया। ऐसा करके पूरे 4.5 साल गुजर गए और परिजनों ने उसको लौटने की आस तक छोड़ दी। लेकिन 2019 में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने नईगढ़ी थाने में एक पत्र भेजा जिसमें 3 साल से लाहौर जेल में बंद कैदी अनिल साकेत के बारे में जानकारी मांगी गई। पत्र के मिलने के बाद जानकारी लगी कि अनिल साकेत नाम का गुमशुदा युवक लाहौर की जेल में बंद है। परिजनों की माने तो अनिल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिससे कि आशंका जताई जा रही कि भटकते भटकते वो देश की सीमा को पार कर पाकिस्तान चला गया और फिर पाकिस्तान की पुलिस के हाथ लगा। अनिल साकेत की शादी हो चुकी है और शादी के बाद ही वो गुमशुदा हो गया। पत्नी ने 3 साल तक उसका इंतजार किया और फिर वो मायके चली गई। पति को मृत मानकर परिजनों ने भी उसका दूसरा विवाह करा दिया। हालांकि अब पाकिस्तान की लाहौर जेल में कैद अनिल साकेत को पाकिस्तान सरकार के द्वारा रिहा करने की योजना बना ली गई है। फिलहाल जिला प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं, लेकिन प्रशासन के द्वारा अनिल साकेत का स्वागत अवश्य किया जाएगा।